ठीक है, ओके। क्या करेंगे स्टार्ट आज? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? हाँ, देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आज का आपने फॉर्मूला भी ये देखा होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो मैंने लिखवाया था आपको। वो था 1/2 माइनस का के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये था ना वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, मान लो हमारे पास स्प्रिंग है कोई, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है पूरा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, इनिशियल पोजीशन उसकी नेचुरल लेंथ पे, मतलब यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, नेचुरल लेंथ पे ये पार्टिकल या ब्लॉक ऑफ मास m। हमने मान लिया ये ए पॉइंट है, हमने मान लिया ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है। ठीक है ना? ओके, तो बच्चों ध्यान से देखो जो अभी लेट आए हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम। हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था, वो आया था माइनस का 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ये आप सभी को भी पता है, आप पढ़ भी चुके हैं पहले। हमने देखा एक ब्लॉक था, वो यहाँ पे था इनिशियली पोजीशन ए पे, और उसके बाद में हम उसको दूसरे पोजीशन पे लेके गए। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स इनिशियल नेचुरल लेंथ पे, तो नेचुरल लेंथ पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन भी है। जब ब्लॉक को आप हॉरिजॉन्टली रखते हो तो ये बात ध्यान रखना, जहां पे नेचुरल लेंथ होती है वहीं पे मीन पोजीशन होती है। तो एक्स इनिशियल आ गया हमारा 0, एक्स फाइनल को मैं लिख देता हूं एक्स के बराबर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स। समझ में आया? तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली माइनस का 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, है ना? हाँ, अब हमें पता है, अब हमें पता है एक्स फाइनल की वैल्यू एक्स है, और एक्स इनिशियल की वैल्यू 0 है। ठीक है ना? समझ में आया? तो हम लिख देंगे माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? हाँ, तो हम जानते हैं पार्टिकल अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखवाएंगे तो होता है नेगेटिव ऑफ डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। पता है ना बच्चों? हाँ कि ना? तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी में लिखेंगे नेगेटिव ऑफ यू बी माइनस यू ए, तो इसको लिख देंगे यू ए माइनस यू बी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? हाँ,
तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी लेने के लिए हमें एक मीन पोजीशन लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? मीन पोजीशन। अगर आप यू भी निकालोगे तो आप यहां पे लिखोगे यू बी बेसिकली इक्वल्स टू potential energy at B is equals to 1 by 2 kx square plus potential energy at A। समझ में आया? आया नहीं आया? अगर हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। क्या? रेफरेंस पॉइंट। तो इफ रेफरेंस पॉइंट में क्या ले लूं? ए को ले लूं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या आ जाएगी? 0। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट बी आ जाएगी 1 by 2 के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अब समझ लो तुम ध्यान से, किसी भी स्प्रिंग को अगर उसकी मीन पोजीशन से, याद रखना मीन पोजीशन से, कहां से? मीन पोजीशन से। वो अलग बात है, हॉरिजॉन्टल में जब स्प्रिंग रहती है तो नेचुरल लेंथ भी मीन पोजीशन पे ही रहती है। उससे एक्स डिस्प्लेस करोगे तो यहां पे उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 1 by 2 के एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? आया ना? आया बच्चों? ओके, तो हम लोग ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया तो इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, शाबाश। शाबाश, जल्दी करो। ओके डन, क्लियर ऑल, आगे चलते हैं। आ जाओ। अब बच्चों इस पे एक क्वेश्चन करना है आप सभी को। मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक ब्लॉक है मास m का, कहां पे है? नेचुरल लेंथ, और मैं बोल देता हूं मीन पोजीशन, एक ही बात है, हॉरिजॉन्टल में। मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? मैं बोल सकता हूं जहां पे एफ नेट क्या हो? 0। नेचुरल लेंथ मतलब जो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ होती है उतनी, ना उसको खींचा गया ना उसको कंप्रेस किया गया है। ठीक है? और मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे नेट फोर्स क्या हो? 0। ठीक है? मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 0 एट दैट पॉइंट, तो इसको बोलता है मीन पोजीशन। सो नेचुरल लेंथ, इसको क्या बोलता है? नेचुरल लेंथ। जहां पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 हो उसको बोलता है नेचुरल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब बच्चे कई बार क्या बोलते हैं, देखो मैं बताता हूं तुम्हें कि सर नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन अलग अलग कैसे हो सकते हैं। मैं बताता हूं। देखो मान लो कोई स्प्रिंग है तुम्हारे पास, ऐसे। अब ये नेचुरल लेंथ पे है या नहीं है? जल्दी बताओ, है या नहीं है? है ना? अब अगर तुम इस पे एक मास लगा दोगे, हैंग कर दोगे, अगर तुम इसी पे एक मास हैंग कर दोगे तो क्या इसकी लेंथ बढ़ जाएगी? हाँ कि ना? हाँ। तो अब ये यहां पे आके स्टैटिक हो जाएगा, पहले यहां पे था। अब ये जितना एक्सटेंड हुआ, एक्स एक्सटेंड हुआ, तो इसने ऊपर की साइड कितना फोर्स लगाया? माइनस के एक्स। नीचे क्या लग रहा है इसमें? एम जी। तो तुम सोचो यहां पे आके ये रुक गया, तो यहां पे क्या होता है? के एक्स इक्वल टू होता है एम जी के बराबर।
मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना नीचे, तो हम इसको बोल सकते हैं मीन पोजीशन, जहां पे एफ नेट जीरो है। पर नेचुरल लेंथ कहां पे है? जहां पे स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ है। अब आप ध्यान से देखो, इस केस में वर्टिकली जब कोई ब्लॉक लगाते हो आप स्प्रिंग से, तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन अलग अलग हो जाती है, हाँ कि ना? अरे हो जाती है ना। बट हॉरिजॉन्टल के केस में नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन दोनों एक जगह पे रहती है, क्योंकि इस पे इधर कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इधर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ एक ही जगह पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए मैंने बताया, बाकी इसका कोई जरूरी काम नहीं था यहाँ पे, पर फिर भी मैं सोचा बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसको साइड में घोपचे में लिख लेना, जरूरी नहीं है नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह पे हो। हॉरिजॉन्टल के केस में नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह पे होती है, बट वर्टिकल के केस में नेचुरल लेंथ अलग रहती है और मीन पोजीशन अलग रहती है। अब इसको तो तुम यहां से थोड़ा एक्सटेंड करोगे ना, तब इधर की साइड नेट फोर्स लगेगा और ये पार्टिकल इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, प्लस ए माइनस ए, ठीक है ना? इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, ना कि इसके अबाउट। तो मीन पोजीशन वो होती है जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करता है। kx is basically force developed in the spring when it is extended from its natural length। स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड करते हो या कंप्रेस करते हो, तो उसमें जिस डायरेक्शन में तुम एक्सटेंड करते हो या जिस डायरेक्शन में तुम कंप्रेस करते हो, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, डेवलप होता है, उसको बोलते हैं kx। पता है ना? अरे तो पता है ना। इट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार ध्यान से देख लो। स्प्रिंग को जितना अगर आप फोर्स लगा के नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड करोगे, मान लो आपने इसको स्प्रिंग को पकड़ के यहां तक एक्सटेंड कर दिया x दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये। तो स्प्रिंग के अंदर खुद में एक फोर्स डेवलप होता है, वो कितना होता है ये बताया गया था कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया गया तो k कांस्टेंट लाया गया, और ये फोर्स की डायरेक्शन जो होती है kx, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होती है। तो उन्होंने जब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो उन्होंने बोला F इज टू माइनस kx, बिकॉज x इज इन दैट डायरेक्शन एंड फोर्स डेवलप इज इन दैट डायरेक्शन। अब समझ में आया? क्लियर ऑल? अच्छी बात है। इसको अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसी चीजों का, जब किसी बच्चे को पता नहीं होता उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, फिर मैं उसको रब कर दूंगा, फिर बाद में तुम्हारे भी ध्यान नहीं रहेगा ये क्या समझाया था सर ने। तो हाथों हाथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलें, अब ध्यान से देखना बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि एक पार्टिकल नेचुरल लेंथ पे था, x इक्वल टू 0 और मीन पोजीशन यहीं पे। ठीक है, यहां से कुछ दूरी पे एक पॉइंट आया ए, कितनी दूरी पे? एक्स ए दूरी पे, और वहां से एक्स बी दूरी पे दूसरा पॉइंट आया बी, आया ना? फाइंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। कैलकुलेट करो, शाबाश, जल्दी बताओ, शाबाश। तो आप क्या करोगे? आपको पता है मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे, यहां पे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज बेसिकली 1/2 k इंटू एक्स ए प्लस एक्स बी का स्क्वायर, हाँ कि ना? पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैसे निकालोगे? मीन पोजीशन से कितनी दूरी है? 1/2 k
एक्स ए का स्क्वायर, हाँ कि ना। अब आपसे बोलेगा यू बी माइनस यू ए क्या आएगा, तो आप लिख देना 1/2 के एक्स ए प्लस एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स ए का स्क्वायर, सोल्व कर लेना, है ना। तो एक्स ए का स्क्वायर प्लस एक्स बी का स्क्वायर प्लस 2xa एक्स बी माइनस एक्स ए का स्क्वायर। अब एक्स ए का स्क्वायर कट गया, तो ये आ जाएगा यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। समझ में आया? आया क्या बच्चों? बच्चों आया आप सभी को समझ में? हाँ, तो आप निकाल सकते हैं ये सभी चीजें। क्लियर ऑल? सेव कर लो फिर आगे चलते हैं, सेव कर लो फिर आगे चलते हैं, शाबाश, सेव कर लो, शाबाश। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना बच्चों? हाँ, क्लियर कर रहा हूं मैं इसको। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बच्चों। हाँ, आ जाओ, चलो एक बार देख लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, लिख लेना सभी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, लिख लो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। I repeat, the work done by all the forces on a body is equals to change in its काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? अब बेसिकली इसका शॉर्ट में तो यही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर, तो इसको आप लिख दोगे 1/2 m v फाइनल माइनस v इनिशियल
रेस्पेक्टिव स्क्वायर्स लगा दो। फिर उसके बाद में आती है कि सर जो फोर्सेज होती है वो कौन कौन सी होती है। फोर्सेज यहां पे कितनी कितनी तरह की हो सकती है। तो हम बोलेंगे पहली बात कंजर्वेटिव फोर्सेज, दूसरी बात नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, किस किस फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तीसरी बात एक्सटर्नल फोर्सेस, चौथी बात शूडो फोर्स। सुना है ना नाम? हाँ, बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होगा ये, फिर उससे कम ये, और ये तो बहुत रेयरली यूज होते हैं ये दो फोर्सेस। समझ में आया? हाँ, ओके। तो ये रेयरली यूज होती है, याद रखना तुम, घबराना नहीं है। तो आ जाओ, तो हम इसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय शूडो फोर्स इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चों? लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ, सभी बच्चे इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। ओके, डन। मान लो कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, हमने अभी जस्ट स्प्रिंग पे रखा है, दीवार के सहारे लगी हुई है स्प्रिंग, और ये ब्लॉक भी। ठीक है, तो रखा तो ये कंप्रेस होगा ही, होगा या नहीं होगा? तो मान लो इनिशियली हमने यहां पे रखा था, ये कंप्रेस हो गया, मतलब यहां से हमने रिलीज किया था। तो सभी ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे क्या लगेगा, mg। अगर इसका मास m हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x। यहां से रिलीज किया, यहां से। ठीक है, हाँ। तो हम बोल रहे हैं मान लो इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है, कौन कौन सी। इसका चलो इलस्ट्रेशन लेना तो वैसे अच्छा नहीं होगा, ज्यादा तुम कॉम्प्लिकेटेड समझ बैठोगे, तो मैं वैसे ही मान लेता हूं। एक ब्लॉक है जिसके ऊपर काफी फोर्सेस लग रही है, कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रही थी। कौन सी लग रही थी? कंजर्वेटिव भी लग रही थी, नॉन कंजर्वेटिव भी लग रही थी, एक्सटर्नल भी लग रही थी, शूडो भी लग रही थी। तो सभी फोर्सेस का सम जब करोगे आप लोग तो आप क्या लिखोगे, m इंटू ए। हाँ कि ना? ऐसे लिखोगे ना? m इंटू ए को आप लिख सकते हो m इंटू डीवी बाय डी टी, ये भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू वी डीवी बाई डी एक्स। हाँ कि ना? और इसको m इंटू डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, ये भी लिख सकते हो। हमने लिख दिया एफ सी प्लस एफ एन सी प्लस नेट फोर्स, तो यही आएगी ना उसके ऊपर, किसी भी ब्लॉक के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, सभी फोर्सेज आएंगी जितनी भी लग सकती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्सेज ऑन ए बॉडी।
एफ एक्सटर्नल प्लस एफ पी इज टू, मैंने ये फॉर्मेट अच्छा लगा मेरे को, मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया m इंटू वी डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, मान लो इनिशियली वो ब्लॉक यहां कहीं पे था, है ना बच्चों, और उसकी यू वेलोसिटी थी, जहां पे यहां कहीं पे पहुंचा तो उसकी वी वेलोसिटी हो गई। कोई एक ब्लॉक था जिसका मास m था, इनिशियली यू वेलोसिटी हो गई, यू वेलोसिटी थी, बाद में वी हो गई कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस ब्लॉक की ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से ये एक्स इनिशियल दूरी हो गई, ये एक्स फाइनल हो गई, यहां से यहां तक की क्या हो गई, एक्स फाइनल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ सी डी एक्स, एफ एन सी डी एक्स, एफ एक्सटर्नल डी एक्स, एफ शूडो डी एक्स इज टू एम वी डी वी। इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और यहां पे u से लेके v तक, यहां पे v वेरिएबल है, तो ये क्या आ जाएगा, वर्क बाय, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, सभी का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ कि ना, इसका करोगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका करोगे तो इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो सभी का इंटीग्रेशन है आउटसाइड, ये सबका इंटीग्रेशन याद रखना, ये ब्रैकेट में ऐसे, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये आ जाएगा वर्क डन बाय शूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू, यहां पे लिखोगे तो m, v का करोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दोगे u से v, तो आ जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, आया नहीं आया, आया ना, हाँ, अच्छी बात है फिर तो, समझ में आ गया तो। आ गया क्या, तो चले आगे, चले क्या, तो इसको जब मैं आगे लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देख रहे हो, ऊपर से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सॉरी अच्छे से लिख देता हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय शूडो is basically equals to 1/2 m v square minus 1/2 m u square। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों, आ रहा है क्या, तो ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे ना, तो यही तो था, अरे यही तो था ना, ये प्रूव आ गया आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का, आ गया। अब इसके कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बड़ा, बस आपको ये दिमाग में रखना है बस, ये प्रूव वगैरह तो ये तो वैसे ही करवाया, अब ये दिमाग में रखना है बस जो मैंने आपको लिखवाया है, बाकी तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी, ज्यादा इसको ऐसा वो समझना नहीं है कि सर ये तो पूरा याद करना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं, ये तो थोड़ा बेस्ट फील के लिए मैंने तुम्हें करवाया है कि प्रूफ देखो ऐसे आ जाता है, अगर आपको प्रूफ करना हो तो यहां से प्रूफ स्टार्ट हो जाता है, इस रीजन में पूरा प्रूफ है।
ये प्रूफ का रीजन है। समझ में आया? ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। क्लियर ऑल? सेव कर लो, आगे चलेंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। हमें जो अपनी काम की चीजें वो लिख लेनी है पहले तो। अब मैं आपसे बात करूं तो मैं ये लिखूंगा कि सर बेसिकली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर। अब आपसे कोई बोले कि बच्चों, आपसे कोई बोले कि सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पॉजिटिव है, तो ये कब पॉजिटिव होगा जल्दी बताओ? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस पॉजिटिव आया, इट मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम बोलेंगे वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल। दूसरा, अगर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस नेगेटिव आ गया, इट इंप्लाइज ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम बोलेंगे वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, याद रखना ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड होता है जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो आया ना, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है ना? ओनली वैलिड व्हेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। समझ में आया? सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बता दिया ना? ओके, अब देखो केस वन, इसका स्पेशल केस में केस वन लिखो। जल्दी लिखो, शाबाश। केस वन, किसको? वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल। देखो ध्यान से, अरे अगर ये टर्म नेगेटिव आ रही है, इट मींस ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी है। ये नेगेटिव कब आएगी? जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो मतलब वी 1/2 वी इनिशियल 1/2 एम इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर बड़ा होगा और 1/2 एम वी इनिशियल वी फाइनल का स्क्वायर छोटा होगा। तो ये बात तो क्लियर होगी ना? इसमें मास तो सेम है, वी इनिशियल ही बड़ा होगा वी फाइनल से। आया नहीं आया? ओके, केस वन देखो। केस वन क्या है? व्हेन ऑब्जर्वर is placed in ground frame। आप खुद बताओ, शूडो फोर्स कब लगता है? जब ऑब्जर्वर नॉन इनिशियल फ्रेम में रखा होता है। अरे ऑब्जर्वर जब मूविंग फ्रेम में होता है तभी लगता है ना। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में लग जाएगा तो वर्क डन बाय शूडो फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि शूडो फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। अरे मूविंग फ्रेम में लगता है ना,